गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 2 फरवरी 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो भी यहाँ पर कॉमन आर्टिकल्स आए हुए हैं दोनों ही न्यूज़पेपर में, मैं आपको बता दूं कि उनको हम सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर से करने वाले हैं जिसमें भी वो ज़्यादा अच्छे से दिए गए हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आर्टिकल्स है जैसे द हिंदू पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आर्टिकल्स आते हैं, या फिर हम देख पाएंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पर आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस पे एक्सप्लेन्ड पेज एक्स्ट्रा होता है, एडिटोरियल भी कुछ अलग अलग आते हैं, तो उन सभी को हम करने वाले हैं अलग अलग से। अब स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो में आपको बता दूं कि किसी को भी जो भी वीडियो हम यहाँ पर कवर करते हैं उसका अगर पीडीएफ चाहिए होता है, देखिए इस पीडीएफ के अंदर हर वो आर्टिकल होता है जो आर्टिकल यहाँ पर दोनों न्यूज़पेपर के अंदर आया हुआ है, प्लस यूपीएससी के सिलेबस के साथ उसका कोई मेल जोल है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमको न्यूज़पेपर समझने के बाद सिर्फ उसको पढ़ना भी है, एक नज़र उसमें देखना भी है, तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेरा टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसके साथ साथ इमेजेस मिलती हैं, समरी मिलती हैं आपको न्यूज़ की, साथ में यहाँ पर मंथली मैगजीन जो एनालिसिस यहाँ पर करवाया जाता है उसका पीडीएफ आपको दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे ग्रुप में जाकर देख सकते हैं। आज का न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि मैं फिर न्यूज़पेपर की जगह स्क्रीन पे क्वेश्चंस क्यों दिखाई दे रही है, ये प्रीलिम्स ईयर के क्वेश्चंस हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? कारण है क्योंकि आज है 2 फरवरी और 1 फरवरी को आया था हमारा इंटरिम बजट। अब इंटरिम बजट क्या है, बजट क्या है, वो ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत कल डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी शॉर्ट में आज समझेंगे। लेकिन आज और आने वाले 2-3 दिनों तक लगातार दोनों ही न्यूज़पेपर यहाँ पर बजट से भरे हुए मिलेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन से भरे हुए मिलेंगे। लेकिन मेरा आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि इतना डिटेल में ना घुसे। हमें देखना पड़ेगा कि यूपीएससी हमसे कितना पढ़वाना चाहता है। क्या हमें सिर्फ पागलों की तरह पढ़ते ही रहना, जो आ रहा है घुसे ही रहना, या फिर हमें 3 दिन लगा के पूरा जो बजट दिया गया है जिसमें लगभग 26-27 पेज है उनको बैठ के एक एक करके एक एक वर्ड को पढ़ना नहीं पढ़ना है। आप खुद ही देखिए आज तक जितने भी 99 से लेकर ईयर से लेकर 2023 तक जितने भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आए मैं उनको लेके आई हूँ। फिस्कल डेफिसिट के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर फिर से ये जो टर्म्स आती है इनको बजट में क्या है, कौन सी है, उससे रिलेटेड सवाल आया है। अगेन यहाँ पर बजट से रिलेटेड जो एक्ट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट उससे रिलेटेड आया। फिर 2011-12 में पूछा गया कि कैसे कस्टम ड्यूटी वगैरह को हटा दिया गया था। इसी तरीके से हम देख पाएंगे कि बजट के अंदर सवाल एक्चुअली में पूछे कैसे जाते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन को बंद करके एक एक क्वेश्चन को अभी पढ़ सकते हैं सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी हो सके। इसके बाद अब मैं आपको लेके जा रही हूँ जो हमारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 का हुआ था, उसमें हम देखते हैं कि बजट से रिलेटेड यहाँ पर एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। तो फिर से हम देखते हैं कि जितने भी इकोनॉमी से यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं ऐसा नहीं है जो कि बजट से रिलेटेड आया हो। हाँ, स्कीम से रिलेटेड आए हैं, सर्विसेज से रिलेटेड आए हैं। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 के प्रीलिम्स के ऊपर। अगेन फिर से मैंने सारे क्वेश्चन जो भी इकोनॉमी पोर्शन से यहाँ पर पूछे गए हैं वो इसमें लिए, और हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमें कहीं भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो बजट से रिलेटेड हो। तो बजट से रिलेटेड नहीं है, स्कीम से रिलेटेड है, वो मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर यहाँ पर सवाल आया हुआ है, फिर इंडिया के पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर के ऊपर आया हुआ है, हम इसको ऑलरेडी कर भी चुके हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट क्या रही है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से शुरू हो जा रहा है, तो कोई भी सवाल नहीं आया। तो इसीलिए अब जो हम यहाँ पर बजट करने वाले हैं उसको इतने ही अच्छे से करेंगे ताकि उसकी जो इम्पोर्टेंस है, देखिए जनवरी से लेकर यहाँ पर दिसंबर तक का करंट अफेयर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जनवरी से लेकर जुलाई से लेकर फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट मई तक का करंट अफेयर है। तो लगभग हमें कितना करंट अफेयर करना पड़ता है, 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर। और उसी करंट अफेयर में फरवरी भी आता है, और फरवरी के अंदर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या आया हुआ है, बजट आया हुआ है। तो इससे भी हर करंट अफेयर हर महीने जो आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं उसमें से प्री में 1 या 1 से 2 सवाल ही पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से भी 1 ही या 2 ही सवाल आएगा। तो इसी वजह से ऐसा ना हो कि हम इतना ज़्यादा इस पर टाइम दे दें कि वो हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम जो हम कहीं और दे सकते थे वो बेवजह ख़राब हो जाए, और हमारे कुछ जो स्टैटिक के पोर्शन में से सवाल ठीक हो सकते थे वो भी गलत हो जाए। तो चलिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले समझते
समझते हैं कि गवर्नमेंट का बजट एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट का बजट है वो दो प्रकार का होता है। एक हमारे इंडिया में देखा जाए तो एक होता है हमारा इंटरिम बजट जो कि इलेक्शन वाले साल को प्रस्तुत किया जाता है, दूसरा होता है जनरल बजट। अब जनरल बजट है तो देखिए कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि जनरल बजट क्या होता है, हर साल हम देखते हैं कि 31 ऑफ जो मार्च है उसके दिन यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे को लेके आया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं कि जनरल बजट जो है वो 1 अप्रैल को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अब देखिए क्या बातें हैं, इंटरिम बजट से क्या मतलब है। इंटरिम जो बजट होता है वो होता है यानी कि आधे टाइम के लिए। अब देखिए इंटरिम जो बजट है वो केवल और केवल यहाँ पर जुलाई तक ही प्रस्तुत होगा, ठीक है। जून जुलाई के अंदर जब इलेक्शन हो जाएंगे, दोबारा से लोकसभा में कोई गवर्नमेंट बन जाएगी नहीं, तो उसके बाद जो जनरल बजट है उसको दोबारा से यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा और उसी से रिलेटेड यहाँ पर काम होंगे। अब इंटरिम बजट क्यों है, बहुत सारे रीज़न है कि एक तो काम रुकना नहीं चाहिए, मान लीजिए इलेक्शन चल रहा है तो काम नहीं रुकना चाहिए, गवर्नमेंट पहले ही यहाँ पर बजट लेके आ जाती है। दूसरा रीज़न है कि आपको इंटरिम बजट के अंदर कोई भी बढ़ा चढ़ाकर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देनी है, क्योंकि अगर ऐसा गवर्नमेंट करेगी तो इलेक्शन वही जीत जाएंगे, अपोजिशन वाले तो कुछ जीत ही नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से इसके ऊपर कुछ लिमिटेशन होती है, ये कारण भी यहाँ पर रखा गया ताकि फेयरनेस जो है इलेक्शन में वो बनी रहे। फिर चलिए अब हम चलते हैं बजट की तरफ कि बजट भी तो भागों में बटा होना चाहिए ना। तो हम देखते हैं कि बजट जो होते हैं वो 2 टाइप होते हैं बजट के अंदर, पार्ट के अंदर। पहला होता है रेवेन्यू बजट और उसी के अंदर होता है कैपिटल बजट, यानी कि रेवेन्यू के अंदर जो रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे पास आएंगे उसको यहाँ पर प्लस माइनस किया जाएगा। हम देखते हैं रेवेन्यू जो है, राजस्व जो होता है उसको कोई भी गवर्नमेंट कैसे कमाती है, तो या तो उसके पास टैक्स से आएगा। अब टैक्स में क्या क्या है, जीएसटी है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है। फिर इनकम टैक्स लगता है, तो ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स के यहाँ पर एग्जांपल है। तो इस तरीके से बहुत सारे टैक्स होते हैं। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आती हैं टैक्स के फील्ड में। दूसरे होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऐसा राजस्व जो टैक्स के रूप में नहीं आया। वो कैसे आया, मान लीजिए आपने क्या किया, रेलवे की कोई टिकट खरीद लिया। अब रेलवे की आपने कोई टिकट खरीदी तो उसको, रेलवे की टिकट का प्राइस था 20 रुपये, लेकिन उसमें साथ में 8 रुपये यहाँ पर जीएसटी के लगा दिया, आपको देने पड़े 28 रुपये। तो इनडायरेक्टली फिर से जो 8 रुपये थे जो टिकट्स वगैरह से यहाँ पर स्टेट के पास पहुँचे, गवर्नमेंट के पास पहुँचे, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू की फील्ड के अंदर यहाँ पर रखे जाते हैं। अब जो रेवेन्यू आता है उसको एक्सपेंडिचर भी किया जाता है। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास अभी का जो रेवेन्यू यहाँ पर इकट्ठा हुआ है इस साल का, वो कितना है डाटा, लगभग 36 लाख करोड़ का ये डाटा हमारे पास है। फिर हम देखते हैं कि रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करेंगे। अब रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर 2 जगह हो सकता है। एक जगह हो सकता है प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, कि हमारे पास जो पैसा है उसको हमने पहले प्लान किया हुआ है। अब प्लान पे क्या आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने कर दिया है। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं, उसके ऊपर हमने पैसा डाल दिया, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा हमने स्टेट्स को पैसा दे दिया है। फाइनेंस कमीशन यहाँ पर बनाया जाता है। फाइनेंस कमीशन बताता है कि लगभग 41% जो स्टेट के पास टैक्स से पैसा आता है वो जिस भी स्टेट को, यहाँ पर हमारे जो राज्य है सेंटर को, उनको दे देना चाहिए। अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है। फिर हम देखते हैं कि नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे जाकर होगा। नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये क्या है, खर्चा है जिसको प्लान नहीं किया। मान लीजिए कोविड आ गया, एकदम से नहीं पता था ना कि हेल्थ केयर के ऊपर इतना खर्च होने वाला है, तो एकदम से वो खर्च हो गया, वैक्सीनेशन पे लगाना पड़ा, तो वो बजट के अंदर नहीं था, ठीक है। अब की बार क्या हुआ है कि एक दिन पहले, जब भी कभी बजट आता है ना, तो उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है। लेकिन इस बार इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट नहीं किया गया है। कारण शायद हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे में, देखिए इकोनॉमिक सर्वे के अंदर और बजट के अंदर फ़र्क क्या है। बजट होता है नेक्स्ट ईयर का, यानी कि भविष्यवाणी होती है, एक तरीके से फोरकास्टिंग होती है। और इकोनॉमिक सर्वे होता है रियलिटी की, पिछले साल की रियलिटी क्या रही, क्या जो सोचा था वही हुआ या नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो किस साल का आएगा, 2023 का आएगा, चाहे वो जुलाई 2024 में क्यों ना आए। और बजट आएगा तो कब का आएगा, बजट यहाँ पर आएगा ईयर 24 एंड 25 का। तो इस तरीके से हमें ये दिखाई देगा।
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल बजट। अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल हमारे पास फिर से जो पैसा है वही है। कैपिटल रिसिप्ट से एक तो आ सकता है। अब कैपिटल कहाँ से ले सकते हैं? देखिए गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जो था वो तो उन्होंने कमा लिया, राइट, उनके पास आया, उन्होंने उसको खर्च कर दिया। अब कैपिटल, अब हमारी ज़रूरत है तो उससे पूरी नहीं हुई, तो कैपिटल कहाँ से ले? कैपिटल यहाँ पर होता है आप जो लेते हो लोन्स के रूप में। अब गवर्नमेंट किस किस रूप में ले सकती है? टैक्स में तो यहाँ पर ले चुकी है, रेवेन्यू के रूप में, लेकिन अब जो कर्जा लेगी गवर्नमेंट उसको बोला जाएगा कैपिटल। अब वो लोन भी ले सकती है, बाहर से भी ले सकती है, आईएमएफ वगैरह से, वर्ल्ड बैंक से, या फिर खुद में यहाँ पर क्या कर सकती है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है उनको बेच सकती है, दे सकती है, प्रोवाइड करवा सकती है, या फिर यहाँ पर हम और देखेंगे सब्सिडीज वगैरह के थ्रू। तो ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट दूसरे और क्या टाइप हो सकते हैं लोन के अलावा? डिस इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए इन्वेस्टमेंट होता है किसी चीज़ को बनाना, डिस इन्वेस्टमेंट या फिर डी प्राइवेटाइजेशन भी इसको बोला जाता है। यानी कि कोई चीज़ ऐसी थी, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है जो गवर्नमेंट की है। अब OECD को हम देख लेते हैं, एक हमारी कंपनी है जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती है, उसके शेयर होल्डर 100% यहाँ पर गवर्नमेंट के पास है, यूनियन के पास है। अब यूनियन ने क्या किया कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो एक काम करता हूँ कि 51% शेयर तो मैं ही रख लेता हूँ, यानी मालिक तो यहाँ पर कौन है? सरकार ही है। लेकिन इससे मैं एक काम करता हूँ, 49% शेयर को बेच देता हूँ किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को। अब इससे क्या होगा? गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे। अब उसने शेयर दिए तो उसके पास पैसे आएंगे, राइट। तो ये गवर्नमेंट ने एक अलग तरीका है। फिर तीसरा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स को अपने पास रखा हुआ है। अब वो जो शेयर्स खरीदे हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अब उनसे मान लीजिए डिविडेंड आता है, तो वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट के पास फ़ायदा होता है, उससे भी पैसा आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से गवर्नमेंट कैपिटल को बना सकती है टैक्स के अलावा। फिर हम देखते हैं कि कैपिटल को एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, खर्चा कहाँ होता है। देखिए प्लान अगर हो जाता है, फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है अन्न जो योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना, तो उसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे अन्न को यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उसके लिए पैसे निकाल दिए 2 लाख करोड़ रुपए की, इतना यहाँ पर खर्चा आएगा, ठीक है। फिर हमने बोला कि चलिए अब की बार ना हम लोग जैसे 2024 में रेलवे के कॉरिडोर बनाने की बातें की गई कि 3 नए कॉरिडोर यहाँ पे बनाएंगे। अब उसको कुछ पैसा दे दिया, 3% ऑफ GDP, ये सब है प्लान किए हुए। अब नॉन प्लान फिर से एक्सपेंडिचर, वो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर रेवेन्यू में भी समझा चुकी हूँ कि ऐसे ही कुछ कारण, मान लीजिए एकदम से फ्लड आ गई है, नहीं पता था, अब उसके ऊपर एक्स्ट्रा का जो खर्चा आएगा वो तो नॉन प्लान से जाएगा, राइट। तो ये होता है पूरा का पूरा बजट, और ये होते हैं बजट के टाइप्स। आई होप आप अच्छे से बजट को समझ चुके होंगे। यानी कि बजट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको 1 रुपया कहाँ से गवर्नमेंट के पास आएगा, दूसरी बात 1 रुपया कहाँ गवर्नमेंट खर्च करेगी, ये सब कुछ होता है बजट। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर रेवेन्यू से रिलेटेड होती है रेवेन्यू डेफिशिएंट। तो रेवेन्यू जो डेफिशिएंट होता है, इसको याद रखिए, हमेशा 0 होता है। क्यों होता है? यानी कि रेवेन्यू के अंदर घाटा, बजट जो डेफिशिएंट होगा वो 0 ही आएगा। बजट यहाँ पर रेवेन्यू डेफिशिएंट हो सकता है, मान लीजिए 36 लाख करोड़ यहाँ पर रेवेन्यू आया था, लेकिन खर्च कितना कर दिया, खर्च यहाँ पर कर दिया 46 लाख करोड़। तो कितना डेफिशिएंट यहाँ पर देखने को मिला? डेफिशिएंट हमने देखने को मिला है 10 लाख करोड़ का। ये हमें समझ में आ गया। लेकिन अब क्योंकि हमने कैपिटल भी तो ले लिया है ना, अब हमने खर्चा ले लिया है कैपिटल करके, यहाँ पर हमने ले लिया 56 लाख करोड़, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर हमने कर दिया 46 लाख करोड़। यहाँ से हमने 10 लाख करोड़ एक्स्ट्रा ले लिए ताकि ये जो हमारा कमी यहाँ पर आई थी उसको पूरा कर सके, कर्ज में ले लिया है। तो इसी वजह से जब भी बजट डेफिशिएट होता है वो हमेशा 0 ही बन के आएगा। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से प्लान क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि हमने कर्ज लिया है तो फिर यहाँ पर क्या आता है, फिस्कल डेफिशिएट आता है। यानी कि 1 साल के अंदर आपने कितना कर्जा लिया और उससे पहले भी कितना कर्जा गवर्नमेंट के ऊपर है, तो फिस्कल डेफिशिएट में अब हमारे पास कितना होगा, 10 लाख करोड़, क्योंकि 10 लाख करोड़ हमने क्या किए हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा कर्ज लिया है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कल के लास्ट जो हमारा आर्टिकल्स था न्यूज़पेपर का 1 जनवरी का एक्सप्लेन्ड पेज पे दिया गया था, उसमें भी इन्हीं सारे टर्म्स को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। चलिए अब हम चलते हैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के ऊपर। अभी आप लोगों का बेस अच्छे से बन चुका है, समझ चुके हो सारी चीज़ों को। तो स्टार्टिंग करते हैं, पहला आर्टिकल ऑब्वियस सी बात है रूरल जॉब के ऊपर कि बजट में एलोकेशन क्या क्या दी गई है जॉब गारंटी स्कीम को लेकर। देखिए क्या किया है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 86,000 करोड़ रुपए यहाँ पर अनोट किए गए हैं मनरेगा स्कीम के अंदर। क्या होती है मनरेगा स्कीम? मनरेगा स्कीम होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। 2024-25 के बजट
बजट के अंदर यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा डाला गया है। हालांकि ये जो रिवाइज था 2023-24 का जो एस्टिमेट था वो भी इतना ही था, 86,000 था, इसको भी फिलहाल 86,000 रखा गया है। लेकिन प्रीवियस ईयर का जो सम निकल कर आया था उससे इसको लगभग 26,000 करोड़ के ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ये दो तरीके की यहाँ पर बातें हो रही हैं। अब आप कह रहे हो मैम सेम था, फिर आप कह रहे हो 26,000 करोड़ बढ़ा दिया। देखिए बजट अब दो तरीके से एक्स्ट्रा होता है, एक होता है आपका एस्टिमेटेड बजट और दूसरा होता है आपका रिवाइज बजट। ठीक है, तो एस्टिमेटेड बजट क्या है, मान लीजिए बजट के अंदर यहाँ पर डाल दिया गया कि 86,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च आएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद रिवाइज जो बजट आएगा जिसमें हमें समझ में आए कि 86,000 करोड़ नहीं, यहाँ पर तो 1,00,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं, लगने वाले हैं। तो उसका कारण है, तो ये जो रिवाइज बजट होता है ये रियल बजट होता है, यानी कि खर्चा जो है रियलिटी में कितना आ रहा है। तो इसी वजह से जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो हर चीज़ की यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से हम देख पाएंगे कि 86,000 करोड़ सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं वो इसी एम्प्लॉयमेंट नीड को यहाँ पर लगाए गए हैं कि इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पर अलोकेट किया जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। स्कूल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गेट मोर मनी इन इंटरिम बजट। देखिए इंटरिम बजट जो प्रेजेंट किया गया है हमारे कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर ही करता है। हमेशा याद रखिएगा पॉलिटी के जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसमें सवाल आ सकता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर फिलहाल हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं और उन्होंने दोनों ही हायर एजुकेशन के लिए भी और यहाँ पर स्कूल एजुकेशन के लिए भी जो बजट में यहाँ पर पैसा मिलता था, कैपिटल दिया जाता था, उसको बढ़ा दिया है। दूसरी बात है जो एक स्कूल खोले जा रहे हैं, देखिए एक स्कीम चलाई गई है पीएम श्री के नाम से। पीएम श्री क्या है, प्रधानमंत्री यहाँ पे स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया या प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो ये जो स्कीम है इसके अंडर जितना फंड पहले दिया गया था पिछले साल उससे 50% ज़्यादा फंड दे दिया गया है। अब स्कूल एजुकेशन को टोटल जो पैसे मिले हैं वो लगभग मिले हैं 73,000 करोड़। और जो यहाँ पर हम देख पाएंगे पीएम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण है, पीएम पोषण नाम से एक और स्कीम चलाई गई है, उसको मिले हैं 12,000 करोड़ के। क्या आप लोगों को ये याद रखने की ज़रूरत है? नहीं, किसको कितना मिला है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम PYQs में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि कितना पैसा किसको दिया गया। सवाल कैसे आते हैं कि किसको यहाँ पर ज़्यादा पैसा मिला है, यानी कि आपसे 3 ऐसा बोल देंगे कि इनमें से बताइए। यहाँ पर मनरेगा है, इसके ऊपर देंगे कि यहाँ पर पीएम श्री है, एजुकेशन है, और थर्ड में देंगे रेलवे की सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया गया है, बजट ने एलोकेट किया गया है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है। तो हमें समझ में आएगा कि मनरेगा को सबसे ऊपर रखा है। तो वो हम किस किस मिनिस्ट्री ने कितना कितना दिया गया है उसको ऑलरेडी मैं अपने ग्रुप के ऊपर शेयर कर चुकी हूँ। आप वहाँ से जाके बजट की हाईलाइट्स में आराम से सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में कि फर्टिलाइजर की सब्सिडीज़ में जो पैसा था उसको थोड़ा डिक्लाइन किया गया है, फूड सब्सिडी में इंक्रीज़ किया गया है। ऐसा क्यों देखने को मिला है? देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर की सब्सिडी को कम कर दिया है, क्योंकि क्या हुआ है, यूक्रेन से अब इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। यानी यूक्रेन में जो वॉर चल रहा था, अब हम कहाँ से सब्सिडीज लेते हैं? सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर हम लोग लेते हैं वो लेते हैं यूक्रेन के अंदर से। लेकिन यूक्रेन के अंदर 2021 में युद्ध हो गया रशिया के साथ में। अब हमारे बचे हुए पार्टनर रशिया बच गया, उसी से हम ले रहे हैं। कभी हम उनसे पोटेशियम ले रहे हैं, N2K ले रहे हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जो साथ में। तो ये सारे जो फर्टिलाइजर हैं जो हमें चाहिए होते हैं, चाहे यूरिया के फॉर्म में, तो उसको हम सब्सिडीज़ इंडिया में दे रहे थे पहले इस पूरे के पूरे टाइम में, ताकि क्या हो सके, जब वो युद्ध था तो प्रोडक्शन जो है हमारे खुद के घर में ही, डोमेस्टिकली ही, हमारे खुद के नेशन में ही हम फर्टिलाइजर को बना सके। अब उसको खुद में बनाएंगे, फिर खर्चा ज़्यादा आ रहा है खुद बनाने में, फिर फार्मर्स तक वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर फार्मर्स को ज़्यादा ना देना पड़े पैसा फर्टिलाइज़र का। तो वो क्या कर रही है कि ठीक है, आप लोग फर्टिलाइज़र जो बेच रहे हो फार्मर्स को, मान लीजिए अगर वो 100 रुपये का अब बढ़ने लगा, पहले वो आता था 50 रुपये के अंदर, वो कह रही है कि फार्मर को 50 का ही दे दीजिए, जो बचे हुए 50 रुपये हैं वो मैं आपको सरकार की तरफ से मैं दूंगा। तो ये क्या होती है? सब्सिडी होती है कि सरकार आपका कुछ परसेंटेज जो खर्च है वो सरकार अपने ऊपर ले लेती है, यानी गवर्नमेंट अपने ऊपर ले लेती है। तो ये सब्सिडी जो होती है अब
इसको कम किया जाएगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट हो रहा है। यूक्रेन से हमारे पास सब ये जो फर्टिलाइज़र है वो आएगा। लेकिन अब हम देखते हैं फूड सब्सिडी को इंक्रीज़ कर दिया गया। फूड सब्सिडी को इंक्रीज़ क्यों किया है? क्योंकि पीएम अगेन क्या है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको फिर से बढ़ा दिया गया। ये एक ऐसी योजना थी जो हमें दिखाई दी थी 2021-22 के अंदर, जो कि कोविड के अंदर लाई गई थी, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 5-5 केजी जो राइस होता है, वीट होता है, वो सारी चीज़ें दी जाती है, दाल वगैरह दी जाती है। तो ये क्यों दिया जाता था? क्योंकि जो उस टाइम पर लोग थे उनका एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इकोनॉमी में प्रॉब्लम थी, और इसको 1 ही 2 साल के लिए रखा गया था। लेकिन अब ये जो सब्सिडी है इसको बढ़ाकर 5 साल के लिए और बढ़ाने का बोल दिया है। हालांकि गवर्नमेंट अभी क्या है, इलेक्शन वाले ईयर में अगर ये गवर्नमेंट चली जाती है तो शायद ये सब्सिडी रुक भी सकती है, वो नेक्स्ट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हो सकता है ये इलेक्शन की वजह से, कैंपेन की वजह से, तो ये क्योंकि बढ़ा दिया गया तो अब इसकी सब्सिडी के ऊपर का जो पैसा था, अलोकेशन था, उसको भी बढ़ा दिया गया। और ये कितने पैसे कर दिए, यहाँ पर दिया गया है 2,05,250 करोड़। तो इतनी सब्सिडी के लिए यहाँ पर पैसा जो है दिया गया है। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से 1 लाख करोड़ भी यहाँ पर सिस्टम में दिए गए हैं। यानी कि जो ये अनाज वगैरह बांटा जा रहा है, जिसके थ्रू जा रहा है, तो उसको भी तो यहाँ पर पैसे अलग से देने पड़ेंगे ना, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट को फूड को खरीदना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो लेंगे, कैसे लेंगे, एमएसपी के ऊपर ही लेना पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी तो यहाँ पर कभी पेट्रोल का खर्च आ रहा है, कोई व्हीकल लेके जा रहा है, फिर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पर होते हैं, या फिर हमारे यहाँ पर पीडीएस बने हुए, दुकानें बनी हुई है जहाँ से लेकर वो लेके जाएंगे, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी यहाँ पर सरकार का खुद का खर्चा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हम पोर्शन पे चलते हैं जो कि टैक्स से रिलेटेड है। देखिए टैक्स विड्रॉल के ऊपर बातें की गई हैं। तो क्या बोला गया है, इन रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर ऑल डिमांड्स टू बी ड्रॉप्ड। देखिए क्या है यहाँ पर, इंटरिम बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर को आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, इन्होंने बोला है कि जो भी डिस्प्यूटेड डायरेक्ट टैक्स थे ना, अब डिस्प्यूटेड क्या होता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत छोटा मोटा झगड़ा चल रहा था, और डायरेक्ट टैक्स के ये अंदर आते हैं। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को हम समझ चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, इनकम टैक्स पे ले लिया आपसे, आपकी जो इनकम आ रही है, या फिर आपसे कॉर्पोरेशन टैक्स ले लिया है, कोई बिजनेस कर रहा है तो उससे उन्होंने टैक्स के रूप में उनसे पैसा लिया है। और इनडायरेक्ट कौन से आते हैं, इनडायरेक्ट हमें पता है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, या फिर हम दोबारा देख पाएंगे जीएसटी को सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो टैक्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, उनमें से जो डायरेक्ट टैक्स है, जो कि यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है मोस्टली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर सीबीडीटी जो उसको कलेक्शन करता है, सेंट्रल ब्यूरो फॉर डायरेक्ट टैक्स। तो ये जो कर रहे हैं, इनको बोला गया है कि जो पहले वाले स्मॉल टैक्स पेयर है, यानी कि उनका जो टैक्स है वो कम आता है, पहली बात। तो दूसरी बात, उनकी जो यहाँ पर पैसे हैं, यानी कि एनुअल इनकम जो होती है वो 3.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है। और इन सब के अंदर जो इनको टैक्स देना था अपना थोड़ा सा, और वो डिस्प्यूटेड चल रहा है, वो नहीं दे पा रहे हैं और उसके ऊपर प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको माफ़ कर दो। तो ये लगातार जो टैक्स की एक समय सीमा थी 2009 से लेकर यहाँ तक 2015 तक का जितना भी टैक्स यहाँ पर था उसको माफ़ किया जा रहा है। 25,000 ऐसे टैक्स थे जिनको यहाँ पर माफ़ कर दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि इससे क्या होगा, इससे एक तो ईज़ ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, यानी कि लोग जो है वो आराम से रह पाएंगे, और डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। जो माइक्रो हम देख पा रहे हैं, छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, वो अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है कि अब उनको टैक्स को जाकर भरना है। फिर इसमें मिनिस्टर ने और भी डिस्कशन किया, जैसे कि टैक्स पेयर की सर्विसेज वगैरह को इम्प्रूव करना है, ट्रांजिशन करना है, फेसलेस असेसमेंट होना चाहिए, उनको आने की ज़रूरत नहीं है बार बार, वो बिना कहीं पर आए ही अपने फ़ोन पर बैठे बैठे ही सारा काम कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी बात किया है। इसके अलावा नेक्स्ट टैक्स से रिलेटेड है। देखिए ये जो टैक्स होता है ना, इससे रिलेटेड सवाल प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पहले भी 1-2 ऐसा सवाल आया है। तो अब हम देखते हैं कि टैक्स के एग्जेम्पशन से रिलेटेड क्या क्या डेट इंक्रीज से क्या आया है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंटरिम बजट में 2024-25 के लिए टैक्स एग्जेम्पन, जो देखिए स्टार्टअप वगैरह जो थे ना, उनको स्टार्टअप है तो कुछ समय के लिए बोला गया कि आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग अभी काम कर रहे हो, आपके ऊपर वैसे ही बहुत बर्डन है, तो उनको
दे दिया गया कि 2 साल के लिए आप एक काम करिए, आप टैक्स मत भरिए, आप सिर्फ प्रॉफिट कमाइए, उसी पैसे को वापस से लगाइए और अपने आप को ऊपर उठाइए। अब ये क्या इनिशिएटिव है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप कर सकें, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप कर सके, सामने आए, बिजनेस में लगे। अब ये जो इनिशिएटिव है इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अब कुछ ऐसे स्टार्टअप थे जिनकी जो ये एक्सपायरी थी, यानी कि 31 मार्च 2024 को उनका जो एग्जेम्पशन था, जो छूट मिली हुई थी उन्हें टैक्स ना भरने की, उसको अब ख़त्म कर दिया जा रहा था, ख़त्म होने वाले थे वो। अब उनको यानी 31 मार्च से, तो 1 अप्रैल से लेकर उनको क्या होना था, उनको टैक्स भरना उनका स्टार्ट हो जाता। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो ऐसे लोग तो अब वो लोग क्या करेंगे, 31 मार्च 2025 तक उनको 1 साल एक्स्ट्रा दे दिया गया है छूट के लिए। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स है जिनको इस्तेमाल किया है, जैसे कि हम देखेंगे पीएम मुद्रा योजना इसमें आती है, स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी इसमें आता है, गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए। और इसके अलावा हम और भी देख पाएंगे, खासकर पीएम मुद्रा योजना जो है उसके अंदर यहाँ पर 43 करोड़ लोन्स को प्रोवाइड किया गया है, 22.5 लाख करोड़ रुपए इसमें सैंक्शन किए हैं। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अलग आर्टिकल है आशा आंगनवाड़ी स्टाफ को लेकर। देखिए जो इंटरिम बजट उसमें ये भी बताया गया है कि आशा के जो वर्कर होते हैं यहाँ पर आंगनवाड़ी में काम करने के लिए, उनके हेल्थ कवर को बढ़ाया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए उनके हेल्थ कवर में क्या क्या आता है, मान लीजिए अब देखिए यहाँ पर आशा वर्कर्स है, तो उनमें से कोई बीमार हो जाता है तो उनको क्या करेगी गवर्नमेंट, खुद से उनका जो इलाज है उसके पैसे प्रोवाइड करवाएगी। फिर हम देखते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो यहाँ पर है किसके अंडर आता है, ये आशा आंगनवाड़ी। अब इसको याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने इनको जो पैसे थे एलोकेशन देनी थी वो यहाँ पर 90,658 करोड़ से बढ़ाए हैं। इसके अलावा जो आयुष मिनिस्ट्री है उसको यहाँ पर एलोकेशन मिली है 3,712 करोड़ की। अब आयुष मिनिस्ट्री कौन सी होती है, आपकी आयुर्वेदा से रिलेटेड। तो आयुष खुद में हमारी जो एक तरीके से हम देखेंगे उसमें होम्योपैथी भी आती है, सुधा आती है, यूनानी होता है, आयुर्वेदा होता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है, तो उसको भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, न्यूली डिज़ाइन है यू विन के नाम से। अब ये जो यू विन है ये प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए बनाया गया है, इसको ज़रा याद रखिएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है इम्यूनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर छोटे बच्चे को आप देख पा रहे हैं, ये छोटे बच्चे को यहाँ पर डॉक्टर बैठ के इम्यूनाइज करेगा, यानी कि एक वैक्सीन दे रही हैं। वैक्सीन जो लगती है, वैक्सीन से हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़ती है, राइट। इसीलिए बहुत सारे पायलट प्रोग्राम हम लगातार जब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लगातार हमें पता है कि हमारे यहाँ पर सर्विकल कैंसर के लिए भी अब एक प्लान चलाया जाएगा। उससे अलावा मलेरिया के लिए अब होने वाला है एक पूरा का पूरे देश के अंदर क्या होने वाले हैं, सभी को वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये इम्यूनाइजेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको यहाँ पर एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं उसके ऊपर। तो क्या नाम है उसका, यूविन। फिर हम देखते हैं कि कैसे प्रपोज किया गया है कि वेरियस मैटरनिटी चाइल्ड केयर स्कीम्स यहाँ पर लेकर आई जाएंगी इसी आंगनवाड़ी के सिस्टम के अंदर, यानी कि जो माता में बनती है, मातृत्व होता है जिनका, मैटरनिटी जो होती है और फिर बच्चे से रिलेटेड स्कीम्स है उनको यहाँ पर बनाया जाएगा। फिर इसी के अंदर स्किल के ऊपर भी बहुत काम किया गया है कि स्किल जो ट्रेनिंग होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए। और नए 15 एम्स यहाँ पर खोले जा रहे हैं, यानी कि एम्स के अंदर जो होते हैं एम्स हॉस्पिटल, देखिए ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, बहुत सारा डाटा दिया गया है यहाँ पर कि कितने पहले 2015-16 में देखेंगे तो हम देखेंगे कि पूरे इंडिया में 7 ही एम्स होते थे, लेकिन आज के दिन 22 एम्स हो चुके हैं। तो ये सारा डाटा जो है वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी ग्रुप के अंदर शेयर हो चुका है बजट हाईलाइट्स के अंदर, वहाँ पर जाकर आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को अपग्रेड कर दिया गया है सक्षम आंगनवाड़ी के तहत। और जो पोषण 2.8 पोषण स्कीम क्या थी कि जो माता होती है, जो गर्भवती औरतें होती हैं, उनको यहाँ पर देखिए 5,000 रुपये भी मिलते हैं, प्लस में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, उनको फूड के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फूड दिया जाता है जो कि न्यूट्रिशन से भरा होता है। जैसे एग्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, अलग अलग और प्रोटीन का, हर चीज़ का इसमें ध्यान रखा जाता है ताकि जो फीमेल है आफ्टर प्रेगनेंसी वो खुद भी वीक ना हो और उनके बच्चे भी, जो हम माल न्यूट्रिशन से हमेशा जूझते हैं, वो भी समस्या इंडिया ख़त्म कर पाए। तो ये स्कीम्स जो है इनको ज़रा याद रखिएगा, इनसे सवाल आने का बिल्कुल संभावना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी तक की सारी न्यूज़ में से हम देखते हैं कि एक नई स्कीम लाई गई है बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बायो फाउंड्री ऑन द काउंट्स। देखिए क्या किया गया है कि एक नई स्कीम है। अब ये नई स्कीम क्या है, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्राई स्कीम।
अब इसमें स्कीम में क्या होगा, इको फ्रेंडली इनिशिएटिव लिए जाएंगे, यानी कि जो ये आप पॉलीमर्स देख रहे हैं, देखिए प्लास्टिक जो होता है वो पॉलीमर्स से बनकर मिलता है। प्लास्टिक खुद में एक फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का एलिमेंट है। जब आप आपकी जो टेबल होती है, एलिमेंट्स की टेबल होती है, 11th-12th में किसी ने पढ़ा होगा साइंस के अंदर, तो उसके अंदर हम देख पाएंगे। फिर हमें समझ में आता है कि इसी के अंदर हमें हमेशा समझने से मिला है कि जो प्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं, पॉलीथीन्स का जो हम यूज़ करते हैं, तो पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ है जो डिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि आप उसको कभी तक भी कहीं पर भी उसको ख़त्म करने की बात कर लीजिए, ज़मीन में छोड़ दीजिए 50 साल तक, वो गलेगा ही नहीं, ख़त्म ही नहीं होगा। अब डिग्रेडेशन होता कैसे है, देखिए छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। हमारे पास हमारी खुद की पूरी एक फूड साइकिल होता है, एक फूड वेब होता है, फिर हमारी फूड चेन होती है, फूड साइकिल होता है। हम देखते हैं कि जो हम एज अ ह्यूमन बींग है, सबसे पहले ग्रास वगैरह होगा, उसके ऊपर हम देखेंगे इसको खाने के लिए कुछ होंगे, रेट्स होंगे, स्नेक्स वगैरह, फिर इनको खाएंगे। फिर स्नेक्स को यहाँ पर कौन खाएगा, होक खा लेगा। फिर हम देखते हैं कि होक को अगर कोई खाता है आगे और बढ़ बढ़ के कौन खाता है, तो इस तरीके से रेट को यहाँ पर खरगोश भी खा लेगा, स्नेक भी खा लेगा, अलग अलग जो है उनके फूड चेन के अंदर आते हैं। लेकिन जब किसी की डेथ हो जाती है, मान लीजिए एक लायन है और उसने यहाँ पर एक हिरन को खा लिया, ठीक है, तो वो जब एक हिरन को खा लेता है तो उसके बाद क्या होगा, हम देखेंगे यहाँ पर कि उसने कुछ पार्ट तो हिरन का खा लिया, लेकिन कुछ पार्ट को वहीं पे छोड़ दिया है। तो उसकी बॉडी के जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं उनको ख़त्म करने वाले होते हैं डेट्रिटस। अब ये जो डेट्रिटस होते हैं इकोनॉमी के अंदर, आपको पता होगा, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इसको धीरे 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 करके, आप जो सड़ा हुआ देखते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे ब्रेड को ये लोग ख़त्म कर देते हैं, लग जाते हैं, तो ये इसको इतना डिग्रेड कर देते हैं कि ह्यूमस के उसके अंदर इसको चेंज कर देते हैं। अब ह्यूमस क्या होता है, जो आप मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पत्ते भी गिरते हैं, फिर कुछ डेड एनिमल्स भी होते हैं। फिर ये डेट्रिसियस क्या होते हैं, जो मरे हुए चीज़ों पे, यानी कि पत्ता भी तो मर चुका है ना, नॉन लिविंग हो चुका है, पहले लिविंग था, उनके ऊपर ये फीड करते हैं और उनको ये कन्वर्ट कर देते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और वो मिट्टी के अंदर यहाँ पर मिल जाते हैं। और जब मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं तो मिट्टी का पोर्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और ये लेयर कहलाती है ह्यूमस। अब ह्यूमस के अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स वगैरह जन्म लेंगे, तो ये होता है डिग्रेडेबल होना, किसी चीज़ का डिग्रेड हो जाना। फिर हम देखते हैं कि पॉलीथीन तो ऐसा नहीं कर पाता है, लेकिन अगर पॉलीथीन यहाँ पर ऐसा का ऐसा रहेगा तो वो सोयल से भी हम देख पाएंगे कि अगर आप उसको मिट्टी में दाब देंगे तो उससे उसके न्यूट्रिएंट खराब हो जाएंगे, वो खराब कर देगा उसको। दूसरी बात हम देखते हैं कि अगर आप उसको फायर करेंगे, जला देंगे, तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा, बहुत सारा कार्बन निकलेगी, इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक तरीके से। इसीलिए क्या लेके आया जा रहा है यहाँ पर कि बायोडिग्रेडेबल हो जाओ, इस तरीके से बनाया जाए इसको, हम जो कैरी करने वाले होते हैं सामान को, जिसको अगर मिट्टी के अंदर भी छोड़ दिया जाए तो डिट्रस जो है वो इसको ख़त्म कर सके। तो नए तरीके का पॉलीमर्स का इस्तेमाल हो रहा है, फार्मास्यूटिकल्स जो है उसमें इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इंडिया का एक गोल बनाया गया है। अब क्या गोल बनाया गया है इसमें, गोल ये है कि लगभग जो ये इंडियन इकोनॉमी है बायोडिग्रेडेबल से, ये 300 बिलियन का यहाँ पर हमें फ़ायदा होगा 2030 तक। अगर हम इसको अभी इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो इतना ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। और 2047 तक जब हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं और इंडिया की इकोनॉमी को लगभग यहाँ पर हम लेके जाना चाहते हैं 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, तब हमारा यहाँ पर क्या माना जा रहा है कि इसमें से 1 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी होगी वो यहाँ पर इसी सेक्टर से, यानी कि फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है वहीं से हमारे पास आनी चाहिए। और इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी किया गया है, जैसे कि बायरैक नाम का एक इंस्टीट्यूशन है जिसको पैसे दिए जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, उसको 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि आप इसके ऊपर रिसर्च करके इसको बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करें। तो ये हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और स्कीम का टारगेट यही है कि जो कंजप्शन मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको दोबारा से रीजनरेट किया जाए, अलग तरीके से बनाया जाए। नेक्स्ट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं जो कि बजट में बात की गई है, 1 करोड़ होम टू गेट फ्री पावर बाय सोलर पैनल्स। देखिए रूफ टॉप सोलर पैनल्स की बात हो रही है। 2024 और 2025 का जो इंटरिम बजट है इसी के अंदर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने 4,555 करोड़ के यहाँ पर रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम को पैसे दिए गए हैं। इसमें क्या किया है, इसके अंदर हर घर जो होता है जिसके ऊपर भी ये रूफ टॉप सोलर लगेंगे उनको लगभग 300 यूनिट जो होगी इलेक्ट्रिसिटी की वो फ्री प्रोवाइड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी फ्री, क्योंकि 300 यूनिट तक का खर्चा
ये आराम से निकाल पाएंगे। अब जो ये रूफटॉप सोलर बनाए जाएंगे, इसमें क्या होगा, यूनियन बजट एक तो सब्सिडी देगी। मान लीजिए आप इनको लगाने वाले हैं और आपका खर्चा आ रहा था 1,00,000 रुपये, लेकिन यूनियन बजट बोलेगी, यूनियन जो गवर्नमेंट है वो बोलेगी कि कोई बात नहीं, हम इसका 70% हम दे देते हैं, 40% दे देते हैं। आप लोग एक काम करिए, जितना बचा हुआ पैसा, अगर 40% है तो यानी कि 60,000 रुपये आप दे दीजिए, या फिर यहाँ पर 30,000 रुपये जिसके छत पे लग रहा है वो दे दीजिए। कुछ स्टेट की इसमें भूमिका होगी। तो ये इस तरीके से निकाला जा रहा है। अब अगर हम इसमें घर की बात करें, कोई भी इंसान जो एक घर में रहते हैं वो यहाँ पर अगर उनके घर के ऊपर सोलर पैनल नहीं है तो उनको एक्स्ट्रा जो अमाउंट आता है वो 15,000 से 18,000 रुपये साल के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में भरना पड़ता है। लेकिन अगर वो सोलर पैनल लगवा लेते हैं तो उनका इतना साल का खर्च यहाँ पर कम हो जाएगा, बच जाएगा। और इसमें कैपिटल के अंदर वही है कि वाइटेबली गैप फंडिंग की जाएगी। हमें ध्यान में देखने को आना चाहिए कि कैसे जो सब्सिडी है वो ऐसे होगा कि कुछ खर्च यहाँ पर जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, जिसके घर पे लग रहा है वो उठाएगा, कुछ यहाँ पर यूनियन उठाएगा, कुछ यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स भी उठाएंगे। और अनाउंस क्या है, कैसे कैपिटल इंटेंसिव लगाया जाएगा। विंड सेक्टर जो है, यानी कि हवा से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसके ऊपर भी यहाँ पर पैसे लगाए जाएंगे। और ये हमें जो हमारा इंडिया का ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव है, जिसको हमें 2070 तक यहाँ पर पूरा करना है, इंडिया को नेट जीरो लेके आना है। इंडिया का जो कार्बन इमिशन होता है, क्या है नेट जीरो, यानी कि जितनी कार्बन यहाँ पर अर्थ के द्वारा, अर्थ का जो कार्बन साइकिल है वो उसको ख़त्म कर सकता है, प्रोड्यूस हमें सिर्फ उतनी ही कार्बन करनी है, यानी कि उससे थोड़ी सी भी ज़्यादा नहीं। जो पूरा साइकिल होता है कार्बन का साइकिल, उसको जाके आप जरा देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली आर्टिकल की तरफ, जो कि है गवर्नमेंट टू लॉन्च हाउसिंग स्कीम फॉर मिडिल क्लास। देखिए, अब यहाँ पर 2 मिनिस्ट्रीज़ का सबसे पहले रोल है, हम उसको ज़रा देखते हैं जो हमारे लिए प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। पहली हमारी जो मिनिस्ट्री है वो है यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रूरल मिनिस्ट्री। अब ये मिनिस्ट्री क्या करने वाली है, ये जो मिनिस्ट्री होने वाली है यहाँ पर, ये आपको जो रूरल मिनिस्ट्री ऑफ जो रूरल डिपार्टमेंट होगा, वो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनके अंदर आवास प्रोवाइड करेंगे। यानी कि ऐसे लोग जो फिलहाल झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या फिर स्लम्स में रहते हैं, शोल में रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, वहाँ पर उनको रहना नहीं है, लेकिन फिर भी इलीगली जिनको बोला जा सकता है कि वो रह रहे हैं, अनऑथराइज्ड हैं। इसके अलावा रेंटों के घर पे रह रहे हैं, उनके पास खुद का कोई आवास, खुद का कोई रहने के लिए घर नहीं है, उन सबको यहाँ पर कुछ अमाउंट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है साथ में, और उसके साथ साथ में उनको हेल्प की जाती है कि वो अपने जो घर है उसको बना ले। तो अभी तक ये अमाउंट जो था वो लगभग 2 लाख रुपए का यहाँ पर दिया जाता था पहले तक। अब इसको बढ़ाएंगे या ठीक रखेंगे वो देखा जाएगा। इसके अलावा रूरल हम देख चुके हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट यहाँ पर काम करेगी, और कुछ जो पैसा है वो दिया गया है अगेन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स होता है उसको। महुआ जो है यहाँ पर उसको क्या करेगी, अर्बन एरिया के अंदर लोगों को घर बनाने में, उनको देने में हेल्प करने वाली है। बजट जो दिया गया है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री को, वो लगभग यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जो कि हम देख पाएंगे लगभग 80,671 करोड़ यहाँ पर दिया गया है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी जो आर्टिकल है आज की, जो कि है 3 इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर्स ऑन द एनवेल। देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर 3 नए रेलवे के जो कॉरिडोर हैं उनको बनाने की बात की गई, और रेलवे को यहाँ पर टोटल जो बजट दिया गया है 2025 के लिए वो दिया गया है 2.50 लाख करोड़, यानी कि लगभग 2.5 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो रेलवे को यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि हमारी जो GDP है उसका 5.8% चला जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा हम स्टैटिक में भी बात कर लेते हैं कि पहले जो बजट आता था रेलवे का वो एक अलग बजट आता था। देखिए सबसे पहले जो बजट इंडिया में प्रोड्यूस किया गया था वो 1860 में जो ब्रिटिशर थे उन्होंने, वो लोग लेके आए थे इसको। फिर रेलवे क्योंकि एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता था यहाँ पर ब्रिटिशर्स के लिए, तो उन्होंने रेलवे का बजट अलग रखा था 90 साल तक। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जनरल बजट होता था वो अलग आता था, और यही हमने कंटिन्यू भी रखा इसी तरीके से आज़ादी मिलने के बाद भी। लेकिन 2017 के अंदर 2016 में इसको प्रपोज किया गया कि रेलवे के बजट को यहाँ पर जोड़ देना चाहिए जनरल बजट के साथ में, और 2017 को हम देख पाएंगे कि 1 अप्रैल को जब यहाँ पर बजट आता था तो उस समय पे हमें यहाँ पर पहली बार मर्ज्ड बजट देखने को मिला, यानी एक ही बजट के अंदर रेलवे भी हमें दिखाई दिया।
ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब हम देखते हैं कि कैसे क्या क्या प्लान किए गए हैं। देखिए सबसे पहला है कि अभी जो वंदे भारत हमारी रेलवे होती है उसको यहाँ पर अगले 5 साल के लिए एक टारगेट दिया गया है कि उनको 40,000 कोचेज़ को बनाना है। कोचेज़ क्या होते हैं, देखिए रेलवे के अंदर आपको जो ट्रेन होती है वो इस तरीके से दिखाई देती है। अब ये जो आप मिले हुए कोचेज़ होते हैं, ये जो एक कोचेज़ है इसको कोचेज़ बोला जाता है, यानी कि इसमें अलग अलग सीट्स होती हैं, लोग बैठते हैं। तो ये जो पूरा एक डब्बा होता है इसको रेलवे का एक कोच बोला जाता है। और ऐसे हमें वंदे भारत के अंदर 40,000 कोचेज़ को बढ़ाना है अगले 5 साल के अंदर। फिर 3 मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोग्राम यहाँ पर चलाए हैं, जिसमें से पहला जो है वो है यहाँ पर एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि रेलवे के अंदर एनर्जी का ज़्यादा ध्यान रखना है कि कैसे उसको हम कंट्रोल में लेके आएंगे, कितनी ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा यहाँ पर है, हम देख पाएंगे रेल सागर। अब रेल सागर एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर होने वाला है। और थर्ड जो यहाँ पर है वो है अमृत चतुर्भुज। तो अमृत चतुर्भुज क्या है, देखिए अगर आप रेलवे को आराम से समझ पाएंगे, और जो अमृत चतुर्भुज है यानी कि 4 जिसके अंदर भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज, हम इसको रेक्टेंगल की तरह यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से पूरा का पूरा रेलवे का स्ट्रक्चर पूरे इंडिया को, पूरी कंट्री को ऐसे चारों दिशाओं में मिला पाए, ये हमारा अमृत चतुर्भुज के अंदर आता है। उसके अलावा जो बजट है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए, उसको अभी जॉइंट कर दिया गया है। जॉइंट वेंचर जो था कि आप पब्लिक के साथ में यानी गवर्नमेंट के साथ में प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पर मिलकर काम करेगी रेलवे में, उसको फिलहाल के लिए छोड़ दिया गया है। और प्राइवेट प्लेयर्स को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि वो लोग आए और अपने जो रेलवे के अंदर कुछ स्टेशन वगैरह है जिस पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है उनके ऊपर काम वो लोग ले सकते हैं। फिर बुलेट ट्रेन के लिए यहाँ पर एलोकेशन किया गया। देखिए बुलेट ट्रेन जो है इंडिया में, उसको लाने के लिए यहाँ पर एलोकेट किया गया कि कम से कम 25,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे बुलेट ट्रेन को इंडिया में बनाने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा सा हटके है, बजट से रिलेटेड आर्टिकल नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट इसीलिए लगा क्योंकि जीएस पेपर 4 के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ केस स्टडी। कुछ आंसर लिख रहे हो एग्जाम्पल की तरह, एनेक्डोट की तरह, या फिर ये इम्पोर्टेंट आपका वैसे भी हो जाता है अगर हम क्लाइमेट को देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज से क्या क्या हमारे यहाँ पर फ़र्क आ रहा है, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एग्जाम्पल देते हुए जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट के अंदर की क्या प्रॉब्लम्स और क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं खासकर एजुकेशन सेक्टर में। तो ये सारी जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल्स का आप देखते हैं, आर्टिकल बात क्या कह रहा है द टीचर्स इन सुंदरबन स्ट्रगलिंग टू कीप स्टूडेंट अफ्लोट। देखिए गवर्नमेंट रन अभी कुछ हाई स्कूल चलाए जा रहे हैं और कहाँ पर है ये, सुंदरबन के एरिया के अंदर है। अब सुंदरबन की बात करें तो चलिए मैप के अंदर चलते हैं और देखते हैं सुंदरबंस है कहाँ। सबसे पहले हम आते हैं हमारे एक प्यारे इंडिया की तरफ, और इंडिया में अगर आप चलेंगे वेस्ट बंगाल की तरफ जाते रहेंगे, और वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो ये बिल्कुल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बे ऑफ बंगाल के साथ जुड़ा हुआ, ये है सुंदरबंस। यहाँ पर हमें सुंदरबंस के फॉरेस्ट दिखाई देते हैं और यहाँ पे लोग रहते भी हैं। ये छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं बहुत ही छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत छोटे छोटे गांव भी इसमें हैं। तो यहाँ पर लोग इस तरीके से इस एरिया के अंदर रहते हैं और यहीं पे एक स्कूल बनाए गए हैं। कौन से स्कूल हैं वो, उन स्कूल को हम देख पाएंगे कि राधा कृष्णापुर हाई स्कूल है, सागर आइलैंड के ऊपर बना हुआ है। वेस्ट बंगाल में सागर आइलैंड कहाँ है, अगेन सुंदरबंस का जो मैंने आपको छोटे छोटे आइलैंड्स अभी दिखाए उनके अंदर ये आता है। और ये इसके अंदर देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ड्रॉप आउट कर रहे हैं, यानी कि छोड़ कर स्कूल को जा रहे हैं। उसी को रोकने के लिए कुछ इनिशिएटिव यहाँ पर टीचर्स के द्वारा किए जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि वेदर की कंडीशन जो है वो एक्सट्रीम हो चुकी हैं, बेटर जॉब वहाँ पर नहीं मिलती हैं, तो जॉब के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर यहाँ पर लोग जो छोड़ कर आगे निकल रहे हैं। फिर लड़कियों की जल्दी शादी करवा दी जा रही है, तो मैरिज इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम। और सबसे बड़ा कि कभी कभी क्या होता है, गर्ल्स की यहाँ से ट्रैफिकिंग भी हो जाती है कि इस एरिया की गर्ल्स की मैरिज जो है वो कहीं और किसी स्टेट के अंदर करवाई जा रही है। तो ये सारी समस्याएं फ़िलहाल इस स्कूल के सामने देखने को मिल रही है, टीचर्स को देखने को मिल रही हैं। अब स्कूल ने क्या किया है कि बच्चे छोड़ कर ना जाएँ तो कुछ सोल्यूशन निकालें, जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे किचन गार्डन्स को यूज़ किया जा रहा है।
उसके अलावा होम विजिट की जा रही है, बच्चों को मिलने जाया जा रहा है उनके घरों पर, उनकी फैमिलीज़ तक, कि ठीक है हम आपसे मिलने आ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग काम करेंगे और आप लोग बच्चों को ऐसे मत निकालिए, उनके लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरत है, ये सारी कामें हो रही हैं। लेकिन फिर भी हाउएवर क्या हो रहा है, एरिया जो है बहुत सारे साइक्लोन से हिट होता है। देखिए सुंदरबंस के जब से ट्रीज़ वगैरह को यहाँ पर काटा जा रहा है, सुंदरबंस में क्या मिलते हैं, मैनग्रोव्स दिखाई देते हैं, और मैनग्रोव्स जो है उनको एक समय के लिए उनका इस्तेमाल करना, उनको रोकना, प्रोटेक्शन के लिए खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है इनको काट देते हैं और उसके बाद जो साइक्लोन है, फ्लड्स हैं, वैसी समस्याएं हद से ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देती है। तो फिर देखने की साइक्लोन, खासकर जो अभी और दूसरे तरीके के जो साइक्लोन है जो कि हैवी साइक्लोन है, जैसे कि एम्फान एक साइक्लोन आया था 2020 के अंदर, फिर हम देखते हैं कि यश नाम का साइक्लोन यहाँ पर आता है 2021 में। तो इन्हीं कारणों की वजह से भी बहुत नुकसान हो जाता है यहाँ पर रहने वाले लोगों का, और वो अपने वर्क के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, इन सारी वजहों से ऑफन डिस्टर्बेंस जो बना रहता है इस एरिया को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। फिर यहाँ पर जो हेडमास्टर है स्कूल के, जैबे दास उनका नाम है, और वो फार्मिंग की स्किल सिखा रहे हैं बच्चों को, ताकि जो ये एरिया है जनरेशन में यहाँ पर जो रहते हैं इसको प्रिजर्व की करके रखा जा सके, बचाया जा सके, और फार्मिंग भी वो उनको सिखा रहे हैं। इसके अलावा एरिया में जॉब की अपॉर्चुनिटी कम है तो भी यहाँ पर जो रहने वाले हैं उनको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे एफर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अर्ली मैरिज है, यानी कि शादी जो जल्दी करवा दी जाती है लड़कियों की, और साथ में ट्रैफिकिंग जो हो रही है, लड़कियों को यहाँ से लेके जाया जाता है, वो सबसे बड़ा इशू है फिलहाल वेस्ट बंगाल में। और इतनी ज़्यादा चाइल्ड मैरिज की जो इंक्रीजमेंट देखी जा रही है, और मिसिंग वुमेन एंड गर्ल्स की है 2022 में, उसमें भी वेस्ट बंगाल यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ से मिस हो जाती हैं, उनको यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, ट्रैफिक कर लिया जाता है, ट्रैफिकिंग होती है। फिर कुछ एनजीओज़ यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि साबूत सांगा नाम का एनजीओ, जिन्होंने डिजिटल लर्निंग के मॉड्यूल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। देखिए क्लासरूम के अंदर आप देख पाएंगे कैसे टीचर जो है डिजिटल बोर्ड के ऊपर बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो ऐसे तरीके से एनजीओज़ वगैरह भी काम कर रहे हैं, स्टूडेंट एंगेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन इन सारे कारणों की वजह से भी अब क्या हो रहा है, देखिए कोस्टल इरोजन बढ़ रहा है, सी लेवल यहाँ पर राइज कर रहे हैं क्लाइमेट के चेंज की वजह से। फिर लोकल कम्युनिटीज़ का जो लाइवलीहुड था, जिसके ऊपर वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो भी इससे इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसके लिए अभी फर्दर माइग्रेशन देखने को मिल रहा है लोगों के द्वारा। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए, कैसे क्लाइमेट चेंज को रोकना बहुत ज़रूरी है, कैसे वो लोगों को, शिक्षा को, बच्चों को, हर कैटेगरी में यहाँ पर इफेक्ट करता है, उसके ऊपर ये आर्टिकल था। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है इंटरिम बजट 2024 इन ए कैंपेन मोड। देखिए अब ये आर्टिकल्स यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों से आएंगे, एडिटोरियल पेज से आएंगे। अब जो आर्टिकल्स होने वाले हैं ये आर्टिकल्स मेन से रिलेटेड होंगे। अब तक जो हमने पढ़ा वो ज़्यादातर प्रीलिम्स से रिलेटेड था, स्कीम्स वगैरह हर चीज़ हम थोड़ा शॉर्ट के अंदर थोड़ा जो जो हमें पता होने चाहिए थे उस तरीके से पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो आर्टिकल्स हैं ये है मेन से रिलेटेड। अब इसमें क्रिटिसिज्म भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर CP चंद्रशेखर जी लिखते हैं कि कैसे जो ये इंटरिम बजट लेके आया गया है, ये एक्चुअली में क्या किया गया है, कैंपेन मोड की तरह, यानी कि गवर्नमेंट को यहाँ पर अच्छा दिखाने के लिए ही लाया गया है कि हम देखिए फिर से हमें वापस दीजिए, हमने कितना अच्छा किया है। 10 साल का यहाँ पर एक तरीके से कंपैरिजन दिखाया गया है कि 2014-15 में क्या होता था, उसके बाद 2024 में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें करके यहाँ पर दिखाई गई हैं, ताकि दोबारा से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो जीत सके। देखिए अभी वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। हमने पीछे भी देखा है कैसे आशा वर्कर्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, कैसे मनरेगा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये जो बजट में इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर दिया जा रहा है मनरेगा के लिए, PM किसान योजना यहाँ पर देखी जा रही है, PM समृद्धि योजना, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, दिखा रही हैं कि कैसे प्री इलेक्शन होने से पहले यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों का, उनके दिमाग में ये चीज़ डाली जा रही है कि हम लोग तो वेलफेयर के लिए हैं, बहुत अच्छी स्टेट है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है और हमें यहाँ वापस से वोट कीजिए। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी के यहाँ पर क्लेम बनाए जा रहे हैं। कह रहे हैं, उत्तर का कहना है कि बजट में साफ साफ लिखा है कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर PM गरीब कल्याण योजना, अन्य योजना जो है उसके थ्रू यहाँ पर फूड प्रोवाइड
प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये जो टोटल फूड सब्सिडी है वो कह रहे हैं कि वैसे तो 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, लेकिन जो पिछले साल जितने लोगों को मिलता था उससे डिक्रीज़ हुआ है, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो फोकस है वेलफेयर स्कीम के ऊपर या फाइनेंशियल प्रूडेंस के ऊपर, वो वोटर्स को यहाँ पर इम्प्रेस करने के लिए बनाया गया है ताकि गवर्नमेंट जो है दोबारा से जीत सके। ये सारा का सारा यहाँ पर ऑथर का इस पूरे आर्टिकल के अंदर अपना व्यू है। उसके अलग हम नेक्स्ट चलते हैं कि अ पॉलिटिकल फील गुड स्टेटमेंट। देखिए फिर से एक अलग आर्टिकल आया जो कि आर रागनाजा के द्वारा लिखा गया है। हम इनको मेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सवाल पूछा जाता है कि बजट के ऊपर आपकी क्या राय है, क्या बजट में कोई प्रॉब्लम्स है, क्या क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, उसका अच्छा भी बताइए। अच्छा बताएंगे तो हम सारी स्कीम्स जो हमने पढ़ी है उनको लिख सकते हैं। फिर क्रिटिकली हम उसके अगर नेगेटिव साइड में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें भी लिखी जा सकती हैं। तो देखिए अब ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस किया है बजट का। अब इन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस किया है तो उसमें पॉजिटिव भी बताए हैं और नेगेटिव भी बताए। चलिए देखते हैं आर्टिकल क्या बोल रहा है। आर्टिकल बोल रहा है कि ऑफन जो बजट होता है उसको एज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह देखा जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट डाल सकता है जनरल इलेक्शंस में। और यही नेशन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, नेशन की जो समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है, उसको भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है कि आपने क्या प्लानिंग की है, क्या आपने सोचा है, किस तरीके से आप पूरे साल के अंदर जो भी पैसा होने वाला है उसको इस्तेमाल करेंगे, विकास की राह में लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। मेन फीचर्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे बहुत काम किया गया। रिसेंट के बजट के अंदर हमने देखा कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट है खासकर पोस्ट कोविड के बाद में, वो कह रहे हैं कि वो 11% राइज हो गई है। यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है इस साल में, चाहे वो फिर हम देखेंगे हाईवेज के ऊपर हो, हाईवे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च दिया गया है। उसके अलावा चाहे वो रेलवे के ऊपर हो, चाहे वो कम्युनिकेशन में यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरा हम देखेंगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करने की बातें की गई हैं। देखिए इंटरेस्ट फ्री लोन किसको दे रहे हैं आप? सभी को तो गवर्नमेंट ऐसे लोन नहीं देती है, लोन्स तो आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर देता है। तो ये जो गवर्नमेंट जो लोन देती है वो लोन देती है स्टेट को, यानी कि जो राज्य हैं अलग अलग, कुछ पैसे वो बिना लोन के देती है, कुछ पैसे लोन में प्रोवाइड कराती है। तो ये जो पैसा होगा इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, यानी कि मूल जो होता है आप उसी को वापस कर दीजिएगा और जो इंटरेस्ट होता है आपके ऊपर वो यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा कुछ बातें हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी लग रहा होता है, क्योंकि कैसे 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हालांकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को तो बढ़ा देंगे इससे, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ ये कुछ चैलेंजेस भी लेके आएंगे। खासकर जब बात आती है कि कौन कौन सी स्टेट की क्या क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, क्या वो भविष्य में भी उन स्टेट को यहाँ पर फ़ायदा पहुँचा पाएगा या नहीं पहुँचा पाएगा। इसके अलावा हम रिसर्च एंड जो हमारा डेवलपमेंट का सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर में, उसके लिए भी कुछ इनिशिएटिव किए गए हैं। क्या इनिशिएटिव किए गए वो देखते हैं। जैसे कि 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर कॉर्पस बनाने के लिए पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है इनोवेशन में, कि लोग जो है वो नए नए आविष्कार करें, इनोवेट करें, सोच को बढ़ाएं, रिसर्च करें, यहाँ पर डेवलपमेंट करें। और वो किसके लिए दिया गया है? प्राइवेट सेक्टर के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में जो लोग आना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, खास करके रिसर्च एंड इनोवेशन के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनको ये पैसा दिया जा रहा है। और इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो है, वो हम देख पाएंगे कि लगभग 10 सालों से स्टेगनेंट ही है। 0.8% ऑफ जीडीपी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अब क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, अगर इसके अंदर और ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो इंडिया के रिसर्च के लिए बिल्कुल गेम चेंजर यहाँ पर दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी भी उसको 0.8% ही प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद सोलर स्कीम जो हमने पहले ही पढ़ चुकी है, उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल में डिस्कशन किया जाता है कि कैसे हम देख पाएंगे बजट ने जो रूफ टॉप के ऊपर सोलर इंस्टॉलेशन है, लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड, 1 करोड़ घरों के अंदर ये सोलर इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएंगे, पैनल लगाए जाएंगे, वो कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट फ्री नेचुरल रिसोर्स बना रहा है। ये सिर्फ लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं होने वाला है, रेदर ये पूरा का पूरा फ़ायदेमंद होने वाला है स्टेट के लिए और पूरी ह्यूमन प्रजाति के लिए। क्यों होने वाला है? क्योंकि इससे एक तो पोल्यूशन कम होगा और जो हम नेचुरल रिसोर्स बनाने वाले हैं वो भी ज़्यादा हमारा काम आता रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अभी बुराई क्या है। अभी तक हम थोड़ा बहुत इसको समझ चुके हैं कि बजट के अंदर क्या क्या अच्छा था। अगर हम बुराई की तरफ देखें, क्रिटिसिज्म की बात करें, तो एन नागराज ने यहाँ पर क्या क्या क्रिटिक किया। वो कह रहे हैं कि एक तो देखिए एफडीआई जो थी, फॉरेन डेवलपमेंट के जो हम देखते हैं यहाँ पर इनिशिएटिव, यानी कि
फ़ॉरेन डायरेक्ट इनिशिएटिव जो होता है, फ़ॉरेन की तरफ से जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया की किसी कंपनी के अंदर शेयर खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया, यानी कि गलत तरीके से दिखाया गया। देखिए यहाँ पर 2000 ऐसा बोला जा रहा है बजट के अंदर कि 2014 से लेकर 2023 तक जो फ़ॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया में वो डबल हो गया है। और कितना अमाउंट है ये डबल होकर, लगभग $596 बिलियन हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये मिसलीडिंग है, क्योंकि एफडीआई जो है वो ज़्यादा सर्विसेज के ऊपर लगा है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ना लाके सर्विस क्या होती है। मान लीजिए फॉरेस्ट जो किया गया है वो सर्विसेज में क्या क्या आएगा कि आपने कस्टमर की ये सर्विसेज कुछ प्रोवाइड करवा रहे हो तो वहाँ से फ़ॉरेन की तरफ से पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारी चीप लेबर मिल रही है उनको, तो वो यहाँ पर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उनका जो काम था उसको आउटसोर्स कर दिया है उन्होंने। तो ये उस तरफ है, ना कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है। तो ये इकोनॉमी में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा हम नहीं देख सकते, ये अनफिक्स्ड है। क्यों है अनफिक्स्ड? क्योंकि उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, तो वो 2 महीने के बाद बोलेंगे कि अब हमें आपकी लेबर नहीं चाहिए। और फिक्स्ड जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है कि आपने किसी बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर पैसा लगा दिया है, अब वो बिल्डिंग के अंदर पैसा लगा हुआ तो वो फिक्स हो गए हैं पैसे। आप ऐसा तो नहीं है कि आप उस बिल्डिंग को कहेंगे कि अब मुझे बिल्डिंग बेचनी है, चलिए जल्दी से लीजिए, वो वापस हमें चाहिए। वो किसी को बेचेंगे भी तो इंडिया के अंदर ही बेचेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया। जैसे डिस्पाइट हम देख पाते हैं कि बजट का ऑप्टिमिस्टिक व्यू तो दिखाई दे रहा है, खास करके ग्रोथ की बात हो रही है, स्टेबल एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, लेकिन इकोनॉमिक इशू जैसे कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया गया है यहाँ पर मनरेगा के अंदर ज़्यादा बढ़ा दिया गया। और इसी वजह से हम देख पाते हैं कि मनरेगा जिसमें पहले ही बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर इतना बढ़ाने के बाद भी यहाँ पर और ज़्यादा अलोकेशन करना पड़ रहा है पैसों का, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा बात नहीं की गई है वेज ग्रोथ के ऊपर, कि वेज क्या होते हैं, दिन भर के जो पैसे एक इंसान काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको मिलते हैं, तो वो वेज कितना है, क्या उसकी ग्रोथ हुई है? अब यहाँ पर नॉमिनल ग्रोथ तो बता दी गई है कि हाँ 5% हुई है, 10% हुई है। नॉमिनल क्या होता है कि पहले अगर उसको 10 रुपये मिलते थे तो अब 20 मिलते हैं, लेकिन रियल ग्रोथ की बात नहीं की है। रियल क्या क्या मतलब है कि पहले 10 रुपये में अगर वो 2 पार्ले जी की बिस्किट खा पाता था तो अब वो 20 रुपये में क्या वही 2 खा पा रहा है, या फिर अब क्या 20 रुपये में उसको 4 मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहे, हो सकता है 3 मिल रहे हो। तो यानी कि रियल जो है वो कितनी ग्रोथ हुई है वो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इग्नोरिंग एन एग्रीकल्चर सेक्टर इन डिस्ट्रेस। देखिए ये आर्टिकल लिखा गया है यहाँ पर सुमार कुमार के द्वारा, और ये कहते हैं कैसे जो रिपोर्ट ऑन वोट अकाउंट किया गया है इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, उसमें एक पॉजिटिव इमेज दिखाई गई है गवर्नमेंट की, ना कि उन्होंने फाइनेंशियल प्लेन पे कोई काम किया है। तो ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर क्रिटिसिज्म लेकर आए हैं बजट का। ये कह रहे हैं कि हम पिछले सालों से देख रहे हैं कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर लगातार स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। एग्रीकल्चर से लोग छोड़ना चाहते हैं, या फिर हमें प्रोटेस्ट देख लीजिए, या फिर बहुत सारे फार्मर्स की जो सुसाइड है उसको देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक है एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है। उसी के अंदर हम एमएसपी को देख पाते हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें लगातार स्टेगनेशन बनी हुई है, यानी कि एक ही जगह पे रुके हुए हैं। अगर वो 5 साल पहले एमएसपी 500 रुपये किसी चीज़ पे मिलता था तो वो आज भी 500 से 550 के बीच में भी नहीं हुआ है। तो लगातार एक ही तरीके से वो रुका ही रहा है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। फिर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। हालांकि जो पैसा है खर्चा है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यूरिया हो या फिर आप यहाँ पर फर्टिलाइज़र डालते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये तो लगातार महंगाई के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो लगातार नहीं बढ़ रहा है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो पहले किसी फार्मर की यहाँ पर इनकम होती थी वो अगर इन सारी चीज़ों में से 100 रुपये होती थी, अब उसमें इन्फ्लेशन के साथ साथ उसको जो खर्च करना पड़ता है 20 रुपये एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं महंगाई से, तो 120 रुपये होते हैं यहाँ पर। लेकिन जो एमएसपी था वो 150 रुपये दिया जाता था उसी चीज़ पे, तो पहले उसको 50 रुपये प्रॉफिट होता था, बचता था, अब उसको 30 ही बच रहा है, क्योंकि महंगाई के साथ 20 रुपये उसके और जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया है, बोला नहीं गया है। इसके अलावा पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है खास करके
के एग्रीकल्चर के अंदर उसके ऊपर भी ज़्यादा बातें नहीं की गई हैं। फिर ये याद दिलाते हैं ऑथर के कि कैसे एक प्रॉमिस किया गया था जब यहाँ पर 2015 के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, गवर्नमेंट आ रही थी, तो कहा गया था कि फार्मर्स की जो यहाँ पर इनकम है उसको 2022 तक डबल कर दिया जाएगा, दुगना बना देंगे जितना है। लेकिन अभी भी ऐसा कोई रियल इनकम अगर देखें तो वो दुगनी होना तो अलग है, बल्कि और ज़्यादा कम हमें होती हुई दिखाई दी। हमने देखा ना कि कैसे पहले प्रॉफिट में 50 रुपये बच रहे थे, लेकिन अब कितने बच रहे हैं, 30। तो वो क्या हो रहा है कि डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पीएम किसान योजना भी गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 6,000 रुपये एनुअली हर फैमिली मेम्बर जिसके भी नाम पर यहाँ पर कोई भी खेती होती है, फार्म्स होते हैं, उनको दिए जाते हैं हर साल। लेकिन क्या इससे बेनिफिट हो पा रहा है, क्या इससे जो इनकम है वो डबल हो गई है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा रूरल जो ग्रामीण अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ग्रामीण जो यहाँ पर बेरोजगारी है, उसके ऊपर बात की गई है कि वो भी 2011-12 से लेके खासकर 2018-19 तक के डाटा में बढ़ी है। अगर हम वुमेंस की यहाँ पर बात करें तो वुमेंस के अंदर ये और ज़्यादा बढ़ी है। थोड़ा बहुत ड्रॉप भी आया है इसके अंदर 2018-19 में हम देखेंगे, लेकिन कम होने के बावजूद भी हमें पता है कि कोविड यहाँ पे आ गया था, उसकी वजह से इंक्रीज हो गया होगा, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत ड्रॉप आया है कोविड के बाद, लेकिन स्टिल ये 2011-12 से आज के टाइम पे भी ज़्यादा है। यानी बेरोजगारी जो है वो 2011-12 में कम होती थी, ज़्यादा लोग काम कर पाते थे, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थे, लेकिन आज वो ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। अगर हम बात करें तो रूरल हाउस होल्ड्स में अगर हम बात करें, फिर रियल वेजेस मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि रियल वेजेस क्या होते हैं, यानी कि जिसके अंदर आपको जो वेजेस मिल रहे हैं वो उसके साथ साथ इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखा जाए। यहाँ पर क्या है कि कंपैरिजन, तो जितनी महंगाई बढ़ी है क्या उतने ही वेजेस आपके बढ़े हैं, तो ये रियल वेजेस के अंदर आता है। ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों ही सेक्टर में खासकर रूरल इंडिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। 2016 से लेकर 2024 आ गया है। जब हम महंगाई के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो गाँव के अंदर रूरल जो एरिया उसमें चाहे एग्रीकल्चर हो या फिर नॉन एग्रीकल्चर कोई भी काम हो, उन दोनों में ही रियल वेजेस नहीं बढ़े हैं, सेम उसी समय के जैसे हैं। लेकिन महंगाई तो हर बार बढ़ती जा रही है। उसके अलावा हम और देख पाएंगे कि जैसे डिक्लाइन आया है एग्रीकल्चर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अंदर, क्योंकि पॉलिसीज़ वगैरह को यहाँ पर रिवाइज नहीं किया गया, स्पेंडिंग जो है उसको और काट दिया गया है 2024-25 में, और कम कर दिया गया है जितना पहले मिलता था 2023 में मिलता था। तो ये किस में से कम किया गया है, जैसे कि फर्टिलाइज़र की सब्सिडीज़ को कम कर दिया है, फूड सब्सिडीज़ जो उस पर हम देख पाएंगे, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनसे भी पैसे की एलोकेशन कम कर दी गई है। फिर बजट के अंदर और एलोकेशन की गई है जैसे कि फिशरीज़ के लिए, एनिमल हस्बेंड्रीज़ के लिए, तो ये भी क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है, तो हम देखेंगे कि इसमें मिनिमल इंक्रीज़ है, यानी कि बहुत ही कम इंक्रीज़ यहाँ पर दिखाई दिया। बढ़ाया तो है कहने को, लेकिन बहुत कम मात्रा में। और इसी वजह से यहाँ पर ऑथर का कहना है कि गवर्नमेंट ने जो भी ये सारी चीज़ें की हैं इसमें एक्चुअली कोई सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज वो लेकर नहीं आए हैं, रेदर ये क्या कर रहे हैं कि चेरी पिक डाटा है, ऐसी सिचुएशन इन्होंने बना दी है कि प्रेजेंट करने के लिए। जी हाँ, एब्सोल्यूट इंक्रीज तो हो रहा है। अब एब्सोल्यूट क्या होता है कि मान लीजिए पहले क्या होता था, फर्टिलाइज़र वगैरह इन सारी चीज़ों में से एग्रीकल्चर के अंदर एक खेत में से हम देखेंगे कि 100 जो किलोग्राम है, या फिर हम देख पाएंगे कि 100 टन यहाँ पर कोई फूड या फिर जो हम देखेंगे खेत में से जो भी यहाँ पर निकलता है वो निकल पाता था। सरसों मान लीजिए तो वो 100 टन एक पूरे के पूरे फील्ड में से निकल रही है। अब अगर हम उसको देखेंगे तो एब्सोल्यूट रूप पे फील्ड ज़्यादा भी बोए जा रहे हैं और वो 100 की जगह 125 में निकल पा रही है, एब्सोल्यूटली तो निकल रही है। लेकिन क्या प्रोडक्शन के साथ साथ जो ग्रोथ रेट है वो भी साथ में बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, वृद्धि उसमें हुई है या नहीं हुई है रेट के अंदर। प्रोडक्शन में तो वृद्धि हो गई है, यानी कि 4 लोग अगर पहले काम कर रहे थे तो 5 जने लग के और ज़्यादा उसको बढ़ा दिया, प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो गया। पहले अगर टोटल जो हमारी खेती में से प्रोडक्शन आती थी, उत्पादन होता था, वो हम लगाते 1 लाख करोड़ टन्स का निकल के आता था, वो अब हो सकता है कि 1.5 लाख टन करोड़ का तो हो गया, इतना ज़्यादा तो उत्पादन हम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या यहाँ पर जो पैसा है, जो वेजेस होते हैं, क्या जो ग्रोथ है उसमें आया है कोई इंक्रीजमेंट तो देखने को मिलता है नहीं आया। लेकिन बजट में क्या किया गया, एब्सोल्यूट प्रोडक्शन को ही महत्वता दी गई है, सिर्फ उसी को दिखाया कि देखो यही हुआ है, ना कि जो प्रॉफिटेबिलिटी
प्रॉफिटेबिलिटी है सेक्टर के अंदर कि उसके अंदर जो फ़ायदा होता है वो कितना कम होता है, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिलवाया गया है। फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मूविंग अटेंशन अवे फ्रॉम सर्विसेज। देखिए अब ये एक और आर्टिकल है, फिर से बजट के ऊपर थोड़ा क्रिटिकल है। कह रहे हैं कि कैसे क्रिटिकल एनालाइज हो रहा है बजट का सोशल सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अभी जो रिसेंट स्पीच दी गई थी इंडियन के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उन्होंने बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स पे बात की है जो पिछले 10 साल के अंदर यहाँ पर की गई हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे हैं, जैसे कि हम जॉब क्राइसिस को यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया, सोशल सेक्टर एक्सचेंज पे ध्यान नहीं दिया गया, इनइक्वालिटीज़ कितनी हो रही है, असमानताएं कितनी बढ़ती जा रही है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तो इसी वजह से जब बजट के अंदर भी हम एनालाइज करते हैं तो हम देख पाएंगे कि पॉवर्टी मिनिमाइजेशन, इनकम ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, लोकेशन ऑफ सोशल सेक्टर्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं इम्प्लीकेशन लगाई गई है, लिमिट लगाई गई है कि इन सारी चीज़ों पे हम इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं बजट के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर सवाल उठाया गया पॉवर्टी से लेकर कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि जो पॉवर्टी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, गरीबी जो थी वो घटी है और काफ़ी मात्रा में घटी है। लगभग 55% का हम डिक्रीज देख पाएंगे अगर बजट के अंदर आप जाकर देखेंगे तो। लेकिन ये यहाँ पे सवाल उठाते हैं कि ठीक बात है, पॉवर्टी तो घटी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, लेकिन क्या यहाँ पर जो पॉवर्टी के अंदर इकोनॉमिक वेलबींग है, मल्टी डायमेंशन के अंदर तो आप बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, फूड सिक्योरिटी को यहाँ पर देखा जाएगा, एजुकेशन को यहाँ पर देखा जाएगा, बहुत सारे सेक्टर्स होंगे, लेकिन इकोनॉमिक वेलबींग यानी कि कोई इंसान पैसे कितने कमा पा रहा है उसको यहाँ पर कम महत्वता दी गई है। अब आप फ्री के अंदर यहाँ पर स्कूल एजुकेशन दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हो, फूड सिक्योरिटी दे रहे हो, इससे वो काम तो कर पा रहे हैं लेकिन वो कमा कितना पा रहे हैं, क्या वो खुद से इससे बाहर आ पाए हैं, क्या आपने उनको जॉब क्रिएशन की इतनी अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये सवाल यहाँ पर उठता है और इसी के ऊपर ये कहते हैं कि कैसे जो रियल इनकम है उसको इंक्रीज बताना यहाँ पर मिसलीडिंग है, गलत बताया जा रहा है, खास करके होलिस्टिकली रिप्रेजेंट नहीं किया गया है किसी भी पुअर को किसी भी स्टेट के अंदर। यहाँ पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो वो भी यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके अलावा जो मासेस हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्या आपके अंदर वो अच्छे से अपने आप को जो एक मैं बोलूँगी कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती है, क्या वो उनको खुद से यहाँ पर ले सकते हैं, क्या वो पॉवर्टी सही में घटी है नहीं घटी है। फिर कह रहे हैं कि दोबारा से रियल वेज जो ग्रोथ है उसके अंदर हमें स्टेग्नेशन देखने को मिलता है। वो ऑलरेडी हम पिछले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि कैसे रियल वेजेस जो है वो एक ही जगह पर रुके हुए हैं, वो बढ़ ही नहीं रहे हैं। महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन साथ साथ में वेजेस की यहाँ पर बड़ा इंक्रीजमेंट नहीं है। उसके अलावा डिमांड जो है मनरेगा की वो भी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से अब की बार जो मनरेगा महात्मा गांधी रूरल जो एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर होता है, गारंटी स्कीम जो है, उसके अंदर भी हम देख पाएंगे कि मनरेगा के अंदर लो वेजेस जो आपको यहाँ पर मिलता है काम करने के बाद में पैसे जो मिलते हैं वो तो लो हैं, कम मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पर जॉब भी कम मिल रही है क्योंकि मनरेगा के अंदर केवल 100 डेज हर इंडिविजुअल को जॉब यहाँ पर करने का मौका दिया जाता है, काम करने का वो दिया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें काम चाहते हैं, इसी वजह से एलोकेशन को बढ़ाया गया है। फिर हम देखते हैं कि कैसे बजट एलोकेशन में सोशल सेक्टर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा दिया, स्टीडी है, थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया गया है। हम देख पाएंगे कि बजट में नॉमिनल इंक्रीज़ हुआ है, जैसे स्कूल के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए, इन सभी के लिए बहुत ही नॉमिनल ये किया गया है, नाम के मात्र दिखा दिया गया है। और ऐसी जो बहुत वाइटल स्कीम थी जिनका ज़्यादा इस्तेमाल हो किया जा सकता था रियल टर्म के अंदर, उनको रिड्यूस कर दिया, उनसे जो पैसे वो घटा दिए गए हैं। लास्ट आर्टिकल की तरफ हम पहुंच चुके हैं आज, जो कि है साइंस के पेज से पूरे दोनों ही न्यूज़पेपर मुझे पता है आज पूरे इकोनॉमी से भरे हुए थे, बजट से भरे हुए थे। आई होप बहुत ही सिंपल शब्दों में आप सारी की सारी स्कीम्स को समझ पाए होंगे। आगे भी एक दो दिन यही आएगा तो हम ज़्यादा अच्छे से उनको और एनालाइज करेंगे। साइंस पेज द हिंदू पे हम पहुंच चुके हैं। कह रहा है एट टच ऑफ सन द इम्पैक्ट ऑफ हीट इवेंट्स ऑन चिल्ड्रन। देखिए एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों पढ़े इसको, क्यों पढ़े, क्योंकि देखिए जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी के अंदर आप जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अंदर यहाँ पर हमें अगर पूछना है कि क्या क्या इम्पैक्ट होता है तो एक इम्पैक्ट आप यहाँ पर ये भी डाल सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे जीएस पेपर 2 में कि इनको रोकने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पर हो रही है, गवर्नेंस क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। जीएस पेपर 3 के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। तो चलिए समझते हैं कि क्या आर्टिकल बोल रहा है। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस देखे जा रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर के अंदर यहाँ पर राइज जो हो रहा है, लगातार जो ग्लोबली टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी हीट वेव्स भी आ रही हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट वेव्स आएंगी, राइट।
ये चीज़ जो कोई बच्चे होते हैं, खास करके चिल्ड्रन जो होते हैं, उनकी वेलबींग को यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर। अब ये स्टडी की गई है रम्या कन्नन के द्वारा, और रम्या कन्नन कहते हैं कि कैसे ये जो टेम्परेचर है ये डेमोग्राफिक में चिल्ड्रंस को सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है। यानी कि अब अगर हम डेमोग्राफिक में देखते हैं, यानी कि अगर हम पॉपुलेशन के अंदर देखें, जनगणना के अंदर देखें, तो 3-4 तरीके से बटी होती है। चिल्ड्रन हम देख पाएंगे जो कि 0 से 5 एज ग्रुप में आएंगे। फिर हम देख पाएंगे यहाँ पर कि टीन्स आ जाते हैं जो कि 5 से यहाँ पर हम और देख पाएंगे 10 से 15-18 साल तक। फिर हम देख पाएंगे अडल्ट को जो कि 15 से यहाँ पर 59 एज ग्रुप में आएंगे। और फिर हम देख पाएंगे ओल्ड को जो कि यहाँ पर 59 से प्लस हो जाएंगे, तो 60 प्लस हो जाएंगे। इस पूरे के पूरे सेक्टर में जो चिल्ड्रन है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं। यानी 0 से लेकर या 1 से लेकर हम 15 साल तक के बीच के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर में इम्पैक्ट हो रहा है। उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो रहा है एक एक करके समझते हैं। जैसे पहले जो इफेक्ट है छोटे बच्चों के अंदर, उनमें देखा जा रहा है कि उनके चाइल्ड के डेवलपमेंट में, उनका जो विकास होता है, उनकी जो हेल्थ बनती है, उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। उनकी जो आयु होने वाली है, लाइफ स्पैन जो होने वाला है, वो इससे कम हो रहा है, क्योंकि उनके जो ऑर्गन्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। उनको देखिए, एक तो जब वो पैदा होते हैं तो लो बर्थ वेट उनका होता है, यानी कि जब वो पैदा हुए हैं तो उनमें जितना वजन होना चाहिए वो कम होता है। दूसरी, कभी कभी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है गर्मी की वजह से, यानी कि अगर किसी बच्चे को 9 महीने के बाद पैदा होना था तो हो सकता है कि वो 8 महीने में ही पैदा हो गया, 7 में पैदा हो गया। तो प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से उसे 2 महीने और वहाँ पर पेट में रहना था, गर्भ में रहना था, उसको और न्यूट्रिशन चाहिए थे, लेकिन अब वो बाहर आ चुके हैं, तो ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। कुछ जो है ज़्यादा हीट है तो उसके जो स्कूल के ईयर्स हैं उनके अंदर छुट्टी वगैरह करनी पड़ती है, उसको घर में रहना पड़ता है, तो एजुकेशन में प्रॉब्लम यहाँ पर है। फिर हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को समझे कि हीट के खिलाफ क्या क्या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडी प्रोवाइड करती है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो देखिए, एक्सेसिव हीट जब आती है तो ह्यूमन बॉडी क्या करती है कि ब्लड के फ्लो को ज़्यादा बढ़ा देती है और रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है, स्किन की तरफ यहाँ पर ब्लड को भेज देती है, ताकि जो हीट है उसको यहाँ पर डिसिपेट कर सके, यानी कि थोड़ा सा इधर से इधर इस तरीके से ऐसे कर सके। फिर हम देखते हैं कि अगर जब ये होता है, ये मान लीजिए डिसिपेट हो जाती है हीट, अब क्या होगी, अब बॉडी एक काम करेगी, खास करके यंग चिल्ड्रन के लिए जो ये मैकेनिज्म है और ज़्यादा काम करेगा कि उनकी बॉडीज़ जो है वो जल्दी हीटअप हो जाएंगी, बहुत जल्दी उनकी बॉडी गर्म हो जाएंगी। खासकर जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ब्लड भी कम है, उनकी स्किन के अंदर भी हम देख पाएंगे कि इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो इन सारी वजहों से उनका जो थर्मो रेगुलेशन होता है, यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने का जो बॉडी का काम है, तो थर्मो रेगुलेशन इसको बोला जाता है, वो अभी पूरे तरीके से डेवलप्ड हुआ ही नहीं है, पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ, विकसित नहीं हुआ है। तो वो अच्छे से उस हीट को यहाँ पर रेगुलेट नहीं कर पाएगा कि किस बॉडी पार्ट में यहाँ पर उसको भेजा जाए। और इसी के कारण जब एक समय हो जाता है, लगातार जो टेम्परेचर है वो उसकी कंडीशंस में आते रहते हैं बार बार, ये क्या होगा, ये जाना जाएगा हीट स्ट्रेस के नाम से। अब हीट स्ट्रेस में क्या होता है, चलिए उसको भी समझते हैं। बायोलॉजिकली बॉडी के अंदर जो जो हो रहा है, हीट स्ट्रेस सबसे ज़्यादा बच्चों के ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट करती है। ऑर्गन्स क्या होते हैं, आपका हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनीज हो गई, तो बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन, और उन बहुत सारे ऑर्गन्स को यहाँ पर हीट स्ट्रेस जो है वो यहाँ पर इम्पैक्ट करता है, और इसी को बोला जाता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस और जो ये थर्मो रेगुलेशन है, इन दो वर्ड्स को ज़रा अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से याद भी रखिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब ये हाइपोथैलेमस होता है, जब ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को हीट प्रोवाइड करने लगती है, इफेक्ट करने लगती है, तो वो एक तरीके से थर्मोस्टेट की तरह भी यहाँ पर काम करेगा। यानी कि लगातार जो, देखिए अब यहाँ पर इसको याद रखने का आसान तरीका है, स्टेट से क्या होता है, हम देखते हैं स्टेटिस्टिकल्स, यानी कि कोई चीज़ जब बढ़ती जाती है, डिक्रीज होती है, तो वो स्टेट्स में आ जाती है। और थर्मो यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड जो स्टेट्स है, टेम्परेचर से रिलेटेड जो चीज़ हमें समझ में आ रही है बॉडी के अंदर, तो वो हम देखेंगे कि लगातार हाई टेम्परेचर की वजह से वो एज अ थर्मोस्टेट यहाँ पर काम करने वाला है। स्किन और जो गट होती है वो यहाँ पर क्या करेंगे, गट कहाँ पर पाया जाता है, आपके स्टमक के अंदर।
ये दोनों चीज़ें लगातार यहाँ पर स्वेटिंग करना शुरू करवा देंगे। वो तो बड़ों में भी होती है, यानी कि इसी तरीके से काम करता है, बहुत ज़्यादा पसीना बाहर आता है, और जब ये पसीना बाहर आता है तो बैक्टीरिया जो है उसके थ्रू, वो भी बैक्टीरिया के थ्रू इसको पसीने को और ज़्यादा बाहर हमारे बॉडी के बाहर निकालेंगे, और इसकी वजह से जो डिसिपेट हीट है उसमें हार्ट रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि दिल जो है वो, उसकी जो धड़कने की क्षमता है, हार्ट रेट जो होता है वो यहाँ पर इससे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मसल्स पर स्ट्रेन पड़ेगा, क्योंकि लगातार उनको क्या करना है, ब्लड के फ्लो को एक जगह से दूसरी जगह तक हम देख पाएंगे कि स्ट्रेन कर रही है, वो लगातार उनके ऊपर वो हो रहा है, और इसकी वजह से बच्चों में किडनी डिसफंक्शन यहाँ पर दिखाई दे सकता है, कि किडनी के अंदर डिसफंक्शन यहाँ पर होने जाने की और भी ज़्यादा संभावना, यानी कि किडनी तक खराब हो जाएंगी। फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है बच्चों में, और पानी की कमी ही नहीं, पानी की कमी से लगता है कि ठीक है पानी कम है, पानी ज़्यादा पीजिए। देखिए जब डिहाइड्रेशन होता है ना, तो हमें एक और कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, हमारे ब्लड को समझना पड़ेगा। ब्लड जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्लड के अंदर होमोग्लोबिन होता है जो कि सबसे लास्ट में यहाँ पर दिखाई देगा। ब्लड के अंदर 90% जो होता है वो वाटर होता है, वो 2-3% जो ऊपर बच जाते हैं उसके अंदर प्लेटलेट्स वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ब्लड कैटेगराइज्ड होता है, 10% होमोग्लोबिन होता है। जब आपके शरीर के अंदर पानी की कमी होती है तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड क्या होने लगा, थिक होने लग जाता है, मोटा होने लग जाता है, और थिक होगा तो क्या होगा, ब्लड क्लोट करेगा, क्लोटिंग जिसको बोले जाते हैं, यानी कि मोटे मोटे हम देख पाएंगे कि वहाँ पर क्लोटिंग होगी तो वो नसों से, वेन से या फिर आर्टरीज होती हैं जो उनके अंदर फंसना शुरू हो जाएगा, ढंग से ट्रेवल नहीं कर पाएगा, और एट द एंड इससे क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी यहाँ पर आ सकता है। इसी वजह से पानी पीना सिर्फ आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, बल्कि पानी पीना आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए रेगुलरली आप पानी आराम से अच्छे से पीते रहिए। फिर प्रेग्नेंट वुमन और चिल्ड्रन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, खासकर हाई टेम्परेचर के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर जो प्लेस्टिसियल हम देख पाएंगे ब्लड का फ्लो होता है वो कम हो जाता है। देखिए बच्चा और माँ यहाँ पर प्लेसेंटा की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो होता है लगातार, मदर जो है वो बच्चे को हर चीज़ प्रोवाइड करवाती है जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। वो जब हाई टेम्परेचर होता है तो वो कम होने लग जाता है, यानी कि अब जो ब्लड जा रहा है वो कम जा रहा है, और इन्हीं की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर डिहाइड्रेशन की वजह से हमें इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है, खासकर जब आप प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर कभी कभी सूजन देखने को मिलती है पैरों में, हाथों में, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है। और ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से प्री मेच्योर बर्थ यहाँ पर वुमेन्स का हो सकता है, बच्चे का प्री मेच्योर हो जाएगा, समय से पहले उनका जन्म हो जाता है। तो इस पूरी स्टडी के बेस पे यहाँ पर एट द एंड हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के मेजर्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, नई नई स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए ताकि जो एक्सट्रीम हीट है उसको मिटिगेट किया जा सके, और जो प्री मेच्योर यहाँ पर होते हैं, बच्चे होते हैं, उसके इफ़ेक्ट देखे जा रहे हैं वो कितने पैरामाउंट है, उससे चिल्ड्रन की हेल्थ को बचाना, उसके वेलबींग के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और एक स्ट्रक्चरल सोल्यूशन में क्या करना चाहिए कि ऐसी बिल्डिंग्स बनाओ जिसके अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो, कूलिंग इफेक्ट हो, वो ठंडी रह सके। पावर ग्रिड का इस्तेमाल ऐसा करो कि सोलर हो जाने, यानी कि ज़्यादा एनर्जी ऐसी ना निकले जिसकी वजह से एट द एंड फिर से ग्लोबल जो हम देख पाएंगे टेम्परेचर है वो फिर से बढ़ रहा है। तो सोलर चीज़ों का इस्तेमाल करो ताकि यहाँ पर उन चीज़ों को रख सको, और प्रॉपर हीट प्लान्स बनाए जाने चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाओ ताकि इस इशू को टैकल किया जा सके। खैर यहीं पे आज का जो हमारा दोनों न्यूज़पेपर है वो ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ पर अभी तक बना हुआ है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, उससे मुझे और ज़्यादा हिम्मत बनेगी, मैं और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है प्लस उसके साथ साथ मंथली मैगजीन का एनालिसिस होता है, PYQs को हम ढंग से एनालाइज करते हैं, वो सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। और थैंक यू सो मच। पढ़ते